सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी की जांच भी चल रही है, जिसके पूरे होने तक प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया। साथ ही पार्टी की कोर कमेटी ने नोटिस भी भेजकर उनसे जवाब तलब किए हैं। कर्नाटक की हासन सीट से सांसद और इसी सीट से मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद विदेश निकल गए, जिससे सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं उनके चाचा और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने साफ किया है कि गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। This is shameful issue. I am not protecting any person. In this kind of things, we are protested. We have fight against this kind of illegal things. We are not for that. वहीं इस मामले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 3 एसीपी अधिकारी समेत 18 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों को जांच के लिए राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। साथ ही इन पर विदेश गए प्रज्वल रेवन्ना को वापस ला करके जांच करने की जिम्मेदारी होगी। एसआईटी की टीम वायरल हुए सेक्स स्कैंडल के वीडियो की भी जांच करेगी। प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, जिसके 2000 से ज्यादा वीडियो पेन ड्राइव में मिलने का दावा भी किया जा रहा है। और ये पूरा मामला तब सामने आया जब प्रज्वल रेवन्ना के घर काम करने वाली एक महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें महिला ने प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोप लगाए। महिला ने आरोप लगाया कि प्रज्वल उसे अपने कमरे में बुलाता था। 6 महिला कर्मी प्रज्वल के घर काम करने जाने से डरती थीं। महिला ने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए। एचडी रेवन्ना पर गलत तरीके से छूने और अश्लील बातें करने का आरोप लगाए। इन आरोपों के आधार पर ही प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर हुई है। इस बीच प्रज्वल के यहाँ 15 सालों तक काम करने वाले कार्तिक नाम के एक पूर्व कर्मचारी का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने बताया कि 1 साल पहले उसने प्रज्वल के यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि उसकी जमीन हड़पने के लिए प्रज्वल ने उसकी पत्नी का अपहरण किया था। कार्तिक ने गैर कानूनी तरीके से उसकी जमीन हड़पने का आरोप प्रज्वल पर लगाया और मामला कोर्ट में होने की दलील दी। प्रज्वल रेवन्ना के यहाँ काम करने वाले पूर्व कर्मचारी कार्तिक ही वो शख्स बताए जाते हैं जो सबसे पहले सेक्स स्कैंडल की पेन ड्राइव सामने लाए। प्रज्वल रेवन्ना के यहाँ कार्तिक ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन पिछले साल हुए जमीन के विवाद की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पत्नी के अपहरण से गुस्साए कार्तिक ने प्रज्वल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया जाता है कि कार्तिक सबसे पहले ये पेन ड्राइव लेकर के कांग्रेस नेताओं के पास गए, लेकिन जब वहां इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो बीजेपी नेता और पेशे से वकील देवराज गौड़ा से मिले और मामला कोर्ट में पहुंच गया। मेरे को पेन ड्राइव दिया, वो वकालत भी दिया, एप्लीकेशन भी दिया, वो नोटिस भी दिया, वो कभी करना वो अभी 81% अभी माध्यम है, वो लोग ऑब्जेक्शन डालना पड़ेगा, उसके बाद हम डालना पड़ेगा। देवराज ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना से प्रताड़ित होने के बाद कोर्ट केस के लिए ड्राइवर कार्तिक उनके पास आए थे। कुछ उसका लफड़ा हो गया था, जमीन के बारे में लफड़ा हुआ था, इसको किडनैप भी किया था, उसके बारे में आ गया था, मैं उसको सपोर्ट किया। मैं कौन किडनैप? वो प्रज्वल रेवन्ना। इस केस के बारे में जून 2023 में सबसे पहले तब पता चला था जब प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट का रुख किया और मीडिया संस्थानों से वीडियो को पब्लिश करने पर रोक लगाने की मांग की थी। प्रज्वल रेवन्ना ने अपने खिलाफ जारी किए गए सेक्स वीडियो को पूरी तरह से फेक बताया था, लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है। इसीलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जेडीएस के साथ साथ बीजेपी को घेरने की कोशिश की और आज जहां जेडीएस की मीटिंग चल रही थी, इस होटल के बाहर बड़ी तादाद में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता जेडीएस बीजेपी के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं रहे। Aligning with the BJP and JDS, he said it is their party issue, they will take action. They can't do like that. They have to make it very clear whether we are continuing or not. That is only one question I am asking to my BJP friends. मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया। मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना, परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने प्रज्वल रेवन्ना के विदेश जाने के मुद्दे पर कर्नाटक पुलिस के काम पर सवाल उठाए। अब बात पते की क्या है, ये समझिए।
और बात पते की यह है कि प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोप बेहद संगीन है। इन आरोपों की पूरी गहराई से जांच होनी चाहिए और आरोप साबित होने पर प्रज्वल रेवन्ना को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि यह मामला नजीर बन सके और ऊंचे पदों पर बैठे लोग गरीबों और वंचितों का शोषण करने से पहले 100 बार सोचें। बीजेपी और भगवान राम का नाता जितना धर्म से जुड़ा है उतना ही राजनीति से भी जुड़ा है। राम मंदिर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे का हिस्सा रहा है और अब राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसे जमकर भुना रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो रोड शो करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो शाम 6 बजे शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक लता मंगेशकर चौक से श्री राम जन्मभूमि चौराहे तक रोड शो होगा। इस दौरान रोड शो रामपथ से होकर के गुजरेगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री राम मंदिर भी जा सकते हैं और रामलला का पूजन और दर्शन भी कर सकते हैं। अयोध्या में रोड शो के जरिए बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को फिर से लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश और केंद्र पर बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को पीएम के रोड शो का रूट और उससे जुड़ी तैयारियों का जिम्मा सौंपा गया है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस समय पीएम मोदी एक राम भक्त के तौर पर अयोध्या गए थे और अब 5 मई 2024 को पीएम मोदी एक बार फिर से अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से बीजेपी के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह एक बार फिर मैदान में है। लल्लू सिंह इससे पहले 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे हैं। बीते 4 महीने में ये नरेंद्र मोदी का तीसरा अयोध्या दौरा होगा, जबकि बतौर प्रधानमंत्री ये उनका छठा अयोध्या दौरा होगा। बतौर पीएम पहली बार 1 मई 2019 को उन्होंने लोकसभा चुनाव के माया बाजार में रैली की थी। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन में वो शामिल हुए थे और मंदिर का शिलान्यास किया था। 23 अक्टूबर 2022 के सरयू तट पर हुए दीपोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इसके बाद 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या एयरपोर्ट के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से रामपथ तक रोड शो किया था और इस 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। बात पते की यह है कि राम मंदिर की राजनीति ने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है और अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो इसके पीछे राम मंदिर आंदोलन भी एक बहुत बड़ी वजह है। राम मंदिर हर हिंदू से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हिंदू वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखना चाहती है। मध्य प्रदेश के धार से ये बड़ी खबर। धार में भोजशाला के सर्वे पर बड़ी खबर। भोजशाला में नींव तक खुदाई पहुंच चुकी है। हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने इसकी पुष्टि की है। भोजशाला में 18 से 20 फीट तक खुदाई हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि नींव की मदद से भोजशाला की उम्र का पता लगाया जाएगा और उससे ये साफ होगा कि ये इमारत कितने साल पहले बनी थी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश रची जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस साजिश के पीछे कांग्रेस और टीएमसी की मिलीभगत होने का आरोप लगाया। ये बंगाल हमारा जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और रामनवमी में हुई पत्थरबाजी की घटना पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। शाहजहां शेख का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि आज यूपी में किसी गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं है जो। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक अलग अलग जगहों से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
वहीं पुलिस की जांच का दायरा 9 राज्यों तक फैल गया, जिनमें तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नागालैंड शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस बड़ी मुस्तैदी से जांच कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस कई राज्यों में छानबीन भी कर रही है। इसके साथ साथ इस केस से जुड़े आरोपियों को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए भी कहा गया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में करीब 15 लोगों को नोटिस जारी कर दिया, जिनमें समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी समेत उत्तर प्रदेश के 3 लोग शामिल हैं। वहीं झारखंड और नागालैंड के कांग्रेस नेता को भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि इस मामले में दिल्ली पुलिस तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी समेत 5 लोगों को पहले ही नोटिस दे चुकी है। फेक वीडियो मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुवाहाटी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपियों को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। एक सतीश बंसोला करके है और एक राकेश बारिया करके है। उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल से माननीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री का जो सभा का वीडियो है उसे एडिट करके एडिटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पोस्ट किया और उसे वायरल किया है। फिलहाल पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार दोनों आरोपियों का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर फेक वीडियो वायरल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। तो वहीं अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फर्जी वीडियो के जरिए लोगों को बदनाम करने का काम तो बीजेपी करती है। कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट करके फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया जाता। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते। और गुजरात के अहमदाबाद से जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उनमें से एक आरोपी सतीश वणसोला कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का पीए है, जबकि दूसरा आरोपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। हालांकि कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने सतीश वणसोला की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। आपने दलित समाज के एक लोकप्रिय युवा साथी की गिरफ्तारी की है तो डीसा, बनासकांठा और पाटन के दलितों में इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने न सिर्फ वीडियो एडिट किया बल्कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में जहां दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है, तो वहीं इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की हताशा इस स्तर पे पहुंच गई है कि उन्होंने फेक वीडियो बनाकर के इसे सोशल मीडिया पर फैला दिया। हालांकि इस दौरान अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया कि बीजेपी SC, ST और OBC आरक्षण के समर्थन में है। वहीं इस मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही उन्हें अपना मोबाइल भी साथ लाने को कहा गया है। मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर। नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस पर आज बड़ा हमला बोला। महाराष्ट्र के धाराशिव में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में बस झूठ ही झूठ है। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और अब बात पते की समझिए, और बात पते की यह है कि तीसरे चरण के मतदान से पहले फेक वीडियो पर सियासत चरम पर है। इस मामले में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम सामने आने के बाद जहां कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अगली खबर का रुख करेंगे।
उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि खबर है कि कांग्रेस जल्दी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते हैं। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी इन दोनों सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला गांधी परिवार को करना है। लेकिन खबर है कि अभी तक गांधी परिवार ने अपना फैसला पार्टी अध्यक्ष को नहीं बताया है और यही वजह है कि इन सीटों पर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और बात पते की मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने लातूर की रैली में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ी चिप लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमात्मा ने मेरे दिमाग में बड़ी वाली चिप लगा रखी है, मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता है जी। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चिप नहीं रखी है, बड़े वाली चिप रखी है। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता है जी। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चिप नहीं रखी है, बड़े वाली चिप रखी है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी 5 चरणों में मतदान होना बाकी है, लेकिन धर्म आधारित आरक्षण को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। और असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर 2 बड़े हमले किए। पहला, कांग्रेस SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी, और दूसरा, कर्नाटक में OBC को मिलने वाले आरक्षण में मुस्लिम धर्म के लोगों को OBC बनाकर शामिल किया गया है। ST, SC, OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला। कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को OBC कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। पहले चरण के मतदान के बाद से ही आरक्षण का ये जिन निकल करके सामने आया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और आप जानते ही हैं, चुनावी समय है तो बाल की खाल भी निकाली जाती है और नए नए मुद्दे भी बनते हैं, और इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन चुनावी शोर के बीच ये जानना भी जरूरी है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को आरक्षण देने के जो आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में आरक्षण को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है उसका खुलासा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने किया था। दरअसल कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएशन की 930 सीटें हैं। कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि पीजी की कुल 930 सीटों में से OBC कोटे की 150 सीटें कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को दे दी। पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण है, लेकिन 150 सीटें मुसलमानों को दिया जाना 16% से ज्यादा है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी पार्टी कांग्रेस पर पिछड़ों की पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगा रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को तय आरक्षण से 3 गुना ज्यादा आरक्षण दिया गया। वहीं कर्नाटक के साथ साथ पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में मिलने वाले मुसलमानों के आरक्षण पर भी जोर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से आरक्षण का फॉर्मूला तय किया गया है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में OBC जातियां कुल 5 कैटेगरी में हैं। 1, 2A, 2B, 3A और 3B, जिसमें कुल 32% आरक्षण दिया जा रहा है। कैटेगरी 1 में 391 जातियां हैं, जिसमें मुसलमानों की भी 17 जातियां शामिल है और इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है।
कैटेगरी 2A में कुल 393 जातियां हैं, जिनमें 19 जातियां मुस्लिमों की भी हैं और इसमें 15% आरक्षण मिलता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है, जिसमें केवल मुस्लिम धर्म की जातियों को ही शामिल किया गया है और इसमें 4% आरक्षण मिलता है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है और 3B में 5% आरक्षण दिया जा रहा है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। लेकिन बीजेपी को शिकायत है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे रही है। बीजेपी ये मुद्दा इसलिए भी जोर शोर से उठा रही है क्योंकि जब कैटेगरी 1 और 2B में मुसलमानों की 36 जातियों को 19% आरक्षण मिल रहा है, तो फिर कैटेगरी 2B में सिर्फ मुस्लिम जातियों को ही क्यों रखा गया और उन्हें 4% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? दरअसल ये वही 4% कोटा है जिसे बुमोई सरकार ने खत्म करके लिंगायतों और वोकालिंगा में बांट दिया था। उसे फिर कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को दे दिया है और इसीलिए बीजेपी हमलावर है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है और मैं समझता हूँ कि जो प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं है उसके विरुद्ध किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ में उसने सेंधमारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक सरकार को तलब भी किया है। अभी कर्नाटक में मुस्लिमों को कुल 23% आरक्षण मिल रहा है और बीजेपी इसे ही धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हमले कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से वहां कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ों से ये मलबा नीचे मौजूद कई मकानों के ऊपर गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी फैल गई। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि बारिश की वजह से पहाड़ के एक हिस्से से पहले कुछ पत्थर टूटकर धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे, जिसे वहां मौजूद लोग खड़े होकर देखते नजर आए। खतरे का अंदेशा होने पर लोग वहां से निकलने की कोशिश करते, उससे पहले ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर अचानक तेजी से गिर पड़ा। पहाड़ से ये मलबा नीचे मौजूद मकानों पर गिरा, जिसके बाद मकान क्षतिग्रस्त हो गए और वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि ये घटना पुंछ में मंडी इलाके के बेगार गांव में हुई, जहां भूस्खलन की वजह से कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही किश्तवाड़ के कचोन गांव में भी लैंडस्लाइड से प्राइमरी स्कूल सहित 6 मकान क्षतिग्रस्त होने की खबर है। खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहीं मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अगले 24 घंटे तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बेमौसम बर्फबारी ने सैलानियों की मुसीबतों को अच्छा खासा बढ़ा दिया है। मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से अटल टनल के पास हजारों पर्यटक फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार होती बर्फबारी के बीच गाड़ियों की लंबी कतार मनाली पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत बन गई। अटल टनल के साउथ पोर्टल से धुंधी तक करीब 5 इंच तक बर्फबारी हुई। अटल टनल होकर कोकसर और सिसु की ओर गए पर्यटक वापस मनाली आने लगे तो बर्फ में फिसलन होने की वजह से बीच रास्ते में ही फंस गए। बर्फबारी का दीदार करने मनाली पहुंचे करीब 6000 सैलानी बर्फबारी में फंस गए, जबकि अटल टनल के अंदर करीब 1500 वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी मिलने के बाद मनाली पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और बर्फबारी में फंसी गाड़ियों और फंसे हुए सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाला। भारी बर्फबारी के बीच मनाली पुलिस ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है और लोगों को आपात हालात में घर से बाहर निकलने को ही कहा। अप्रैल के आखिर में हुई इस बेमौसम बर्फबारी की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में एक शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गई। लालबाग इलाके में ड्राई आइस खाने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चमार राय टोला गांव में एक महिला अपने 3 साल के बच्चे के साथ शादी समारोह में पहुंची थी। बच्चे को छोड़कर महिला दूसरे कामों में बिजी हो गई और बच्चा खेलते खेलते शादी के स्टेज पर पहुंच गया, जहां ड्राई आइस को फेंका गया था। इसी दौरान बच्चे ने ड्राई आइस को बर्फ समझकर खा लिया। ड्राई आइस खाने के कुछ देर बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके परिजन उसे घर लेकर गए। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे के परिवार वाले ने उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ उसकी मौत हो गई। बच्चे को थोड़ी पता है कि वो खाने का आइटम है या क्या है। वो बर्फ समझ के उसको खा लिया और जैसे ही वो घर में गया, घर में जाते ही 5 मिनट नहीं हुआ उसका डेथ हो गया।
बच्चे की मौत के बाद परिजनों और शादी के आयोजकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और मामला दर्ज किया। मृतक बच्चे के परिजनों ने दोषियों को सजा देने की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ड्राई आइस क्या होती है और इसे खाने से बच्चे की जान क्यों गई। ड्राई आइस एक तरह की सूखी बर्फ है जिसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। इसे ऐसे समझें कि सामान्य बर्फ को जब हम मुंह में रखते हैं तो वो पिघलकर पानी बनने लगती है, लेकिन ड्राई आइस जब पिघलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील होती है और शरीर के संपर्क में आने पर ये वहां के टिश्यूज और सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। जानकारों के मुताबिक ड्राई आइस खाने पर आदमी बेहोश हो सकता है और कुछ मामलों में उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा ही राजनांद गांव में बच्चे के साथ हुआ और यही वजह है कि एक्सपर्ट ड्राई आइस को सीधे छूने के लिए भी मना करते हैं। ड्राई आइस का इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है और मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा कि गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी। गलती से वहां पहुंचे लोगों ने ड्राई आइस को खा लिया था और ब्लीडिंग हो गया था उनको। बात पते की यह है कि अगर आप छोटे बच्चों को लेकर शादी या किसी दूसरे समारोह में जाएं तो उनका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जैसा कि राजनांद गांव में हुआ। और मैरिज ऑर्गेनाइजर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करें जो वहां पर मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा इस बच्चे को हुआ। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ अबू झमाड़ इलाके में हुई। बताया ये जा रहा है कि टेकमेटा और काकोर के जंगलों में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से हुई फायरिंग में महिला नक्सली समेत कई नक्सली मारे गए। 7 माओवादियों का डेड बॉडी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। संभवतः उसमें 2 या 3 महिला माओवादी का भी होने का संभावना बताया जा रहा है और एक AK-47 सहित काफी बड़ी मात्रा में आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक इलाके में 50 से 60 नक्सलियों के होने की अनुमान है, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए राजपुर इलाके में IED भी लगाए थे, जिसकी चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को इलाज के लिए नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं IED धमाका करने के आरोप में पुलिस ने नक्सलियों के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ लगातार कामयाबी मिल रही है। इससे पहले 16 अप्रैल को कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। अफ्रीकी देश केन्या के पश्चिम इलाके में भारी बारिश और बाढ़ के चलते एक बांध टूट गया है। बांध से निकले पानी की चपेट में आने से 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, क्योंकि जब हाहाकारी रफ्तार से निकला पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचा तो उसने वहां जमकर तबाही मचाई। बांध टूटने की वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया। लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए, गाड़ियां मिट्टी और चट्टानों के बीच दबी नजर आई। बांध से निकला पानी इतनी तेजी से लोगों के घरों में घुसा कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया, जिससे लोगों का बचकर निकल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में केन्या की रेड क्रॉस टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का जिम्मा उठाया। उन्होंने पहले रस्सी के सहारे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बाद टीम ने 2 सीढ़ियों को आपस में जोड़कर एक पुल तैयार किया, जिसके सहारे बाढ़ में फंसे लोग रेंगते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचे और अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए। केन्या में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बाढ़ की चपेट में आकर हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। BCCI ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम के उपकप्तान होंगे। BCCI ने यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनर अपनी टीम में चुना है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव के कंधों पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी। ऋषभ पंत और संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर टीम का हिस्सा होंगे। टीम में शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को बतौर ऑलराउंडर चुना गया है। वहीं कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल टीम का स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे।
बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज टीम की तेज गेंदबाजी संभालेंगे। इन 15 खिलाड़ियों के अलावा जिन 4 खिलाड़ियों को रिजर्व के रूप में चुना गया है उनमें शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान का नाम शामिल है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ओडेसा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। रूसी फौज के मिसाइल हमले में एक इमारत जलकर राख हो गई। इस हमले में 4 लोग मारे गए जबकि 27 लोग घायल हुए हैं। ओडिशा से आई तस्वीरों में मिसाइल हमले के बाद एक इमारत धू-धू कर जलती नजर आई। आग इतनी भीषण थी कि इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। दूर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। आग के बेकाबू होते ही धुआं पूरे आसमान में फैल गया। दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमले से हुई तबाही के निशान वहां की सड़कों पर भी नजर आए। हमला कितना भयानक था इस बात का अंदाजा सड़क पर हुए उन गड्ढों से लगाया जा सकता है।